हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विजयपुत्र में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मई की इंपॉर्टेंट सुर्खियों के बारे में। तो ये मई की इंपॉर्टेंट सुर्खियों की 5वीं क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि मैंने अभी 4 क्लासेस में मई की जो इंपॉर्टेंट सुर्खियां पढ़ी थी, और आज ये 5वीं क्लास है और 2 क्लासेस आपको भी और हम देंगे जिसमें मई की सारी इंपॉर्टेंट सुर्खियां जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग 1 जून से स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कहते हैं ना कि अपने आप से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है और आपको जीतने के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा आपकी अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि अपने आप से कोई भी काम नहीं होता है। आपको अच्छा सोचना पड़ेगा और आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा अगर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और बहुत ही जी जान के साथ आपको मेहनत करनी हो। और याद रखना कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने शिद्दत के साथ अगर उस काम के प्रति मेहनत की हो और वो सक्सेस ना हुआ हो। तो सक्सेस तो आपको 100% मिलेगी, लेकिन बस एक बार आप कोशिश तो करिएगा और बार बार कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, कि 7 मई 2020 को बीआरओ के द्वारा अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है, वह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपसे पूछा गया है कि अभी हाल फिलहाल में 7 मई 2021 को बीआरओ के द्वारा अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो बच्चा आपसे पूछा गया बीआरओ के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि बीआरओ क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। अगर हम बीआरओ की बात करें तो बीआरओ आपका क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, यानी कि सीमा सड़क संगठन। ये आपका बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा आपसे पूछा गया है कि अभी इसने अपना क्या 61वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है। तो जरा देखेंगे बीआरओ के बारे में। तो बीआरओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना होती है। और अभी हाल फिलहाल में इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 61वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया, 61वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम बात करें कि बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोट करना बेटा कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में बीआरओ के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, वर्तमान में अगर हम इसके डीजी की बात करें तो डीजी वर्तमान में इसके कौन है, राजीव चौधरी। कौन है, राजीव चौधरी जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, डीजी हैं। तो याद रखना बीआरओ जो है उसका, बीआरओ क्या होता है, 7 मई और 1960 को इसकी स्थापना होती है और इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और डीजी क्या है, राजीव चौधरी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है। अब देखो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही सड़क शब्द जुड़ा तो आपको लगेगा कि ये सड़क परिवहन के मंत्रालय के अंडर में काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पहले ये समझो कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे भारत नेपाल की सीमा, भारत पाक की सीमा, भारत चाइना की जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं पर कोई भी सड़क, अगर जो बनी हुई सड़कें हैं, अगर उनमें से कोई भी सड़क बेकार हो जाती, टूट फूट जाती या फिर कोई नई सड़क बनानी है, तो वो ये काम कौन करता है, बीआरओ के द्वारा किया जाता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है कि सीमाओं पर सड़कें बनाने का काम कौन करता है, बीआरओ, और उनकी देखभाल भी कौन करता है, बीआरओ ही करता है। तो आपका ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से कि बीआरओ जो है वो किसके अंडर में काम करता है। तो बीआरओ जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में, यानी कि आपका ये सड़क जो परिवहन मंत्रालय, इसके अंडर में काम नहीं करता है। किसके अंडर में काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। और बताइए रक्षा मंत्रालय, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। ये कौन है, आपके वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और ये किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है आपका रक्षा मंत्रालय के अंडर में। और देखिए अभी हाल फिलहाल में एक महिला है जिनका नाम है वैशाली एस हिवासे। क्या नाम है, वैशाली एस हिवासे। ये वैशाली एस हिवासे जो हैं वो वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में इनको क्या बनाया गया, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। कौन ही बनी है, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी,
बीआरओ की कौन बनी है? पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है, कमांडिंग अधिकारी। याद रखना कि ये हाल फिलहाल में कौन बनी है? बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। कौन? वैशाली एस हिवासे। तो आपको याद रखना है कि बीआरओ जो है वो किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे यूपी में या फिर राजस्थान में पूछा जा चुका है। तो ये आपका क्या है? रक्षा मंत्रालय, जो कि इसके अंडर में कौन काम करता है? बीआरओ। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और वैशाली एस हिवासे जो है वो अभी हाल फिलहाल में कौन बनी है? बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस देश की पर्वतारोही ने सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? आपको बताना है कि किस देश की पर्वतारोही हैं जिन्होंने सबसे तेज, किस देश की पर्वतारोही ने सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि सबसे तेज। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं नेपाल, हांगकांग, न्यूजीलैंड और जापान। तो इसमें देखिए एक महिला है जिनका नाम है तानसंग यीन होंग। इनका क्या नेम है? तानसंग यीन होंग जो है एक महिला कहाँ की है? ये आपकी महिला है। ये आपकी कहाँ की महिला है? ये है आपकी हांगकांग की महिला। कहाँ की है? हांगकांग की। और इन्होंने हाल फिलहाल में इन्होंने क्या किया है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे तेज़ी से चढ़ने वाली, ये पहली सबसे तेज़ी से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को मात्र 25 घंटे 50 मिनट में इसकी चढ़ाई को कंप्लीट किया था। यानी कि हांगकांग की जो है, कहाँ की रहने वाली? हांगकांग की रहने वाली हैं, जिन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में क्या किया है? 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और अच्छा, अगर बात करें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले अगर हम बात करेंगे रिकॉर्ड नेपाल की जो है, नेपाल की एक महिला थी जिनका नाम क्या था? फूजो झांगमू लामा। क्या नाम था? फूजो झांगमू लामा। ये मतलब पर्वतारोही थी जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने कितने समय में पूरा किया था? इन्होंने 39 घंटे और 6 मिनट में जो है वो इसको क्या किया था? कंप्लीट किया था। यानी कि लेकिन अब जो है वो हांगकांग की महिला है तानसंग यीन होंग जो हैं, ये वर्तमान में मात्र 25 सेकंड और 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे तेज़, यानी कि सबसे तेज़ महिला बन गई हैं। और अगर हम बात करें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो नेपाल की जो है इनके नाम था 39 घंटे और 6 मिनट में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, सबसे अधिक बार, तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की ही एक शेर्पा हैं जिनका नाम क्या है? कामा रीता शेरपा। क्या नाम है? कामा रीता शेरपा। इनके द्वारा क्या किया गया है? कामा रीता शेरपा, इनके द्वारा मतलब सबसे अधिक बार जो है वो क्या किया गया है? सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह किया गया है। और इन्होंने सबसे अधिक बार जो है वो कितनी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि पहले इन्होंने 24 बार किया था और अभी इन्होंने 25वीं बार जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो चलिए, सबसे आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बार किसने किया है? कामी रीता शेरपा ने टोटल कितनी बार किया है? 25 बार किया है। और सबसे तेज जो है वो कौन हो गया? हांगकांग की है, यानी कि 25 घंटे 50 मिनट में। अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बार जब माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया था, तो याद रखना है कि सबसे पहली बार किसने फतेह किया था? 29 मई 1953 में ये किसने फतेह किया था? सबसे पहली बार 29 मई 1953 को। तो ये कौन थे? तेंजिंग नार्वे और कौन थे? एडमंड हिलेरी। इन्होंने सबसे पहले जो है वो 29 मई 1953 को क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर हम बात कर लें कि भारत की पहली महिला कौन सी हैं, तो इनका नाम क्या है? बिछेंद्री पाल। क्या नाम है? बिछेंद्री पाल। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। कब? 1984 में। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले
कि पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो आपकी कौन है, बिछेंद्री पाल हैं। और सबसे अधिक बार रिकॉर्ड किसके नाम है, कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 25 बार जो है क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस डेस कार्स जो हैं लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये लूव्र संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है, लॉरेंस डेस कार्स। ये जो है वो भी हाल फिलहाल में लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो ये लूव्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ज़रा देखते हैं। देखिए अगर हम लूव्र संग्रहालय की बात करेंगे तो ये लूव्र संग्रहालय जो है ये आपका विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय है। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय है, नोट करिएगा, सबसे पुराना संग्रहालय है। ये आपका विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय है। और हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये लूव्र संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 228 वर्ष पहले, यानी कि 228 वर्षों पहले कब हुई थी, 1793 में इसकी स्थापना की जाती है। यानी कि लूव्र संग्रहालय की स्थापना 228 साल पुराना और विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना 228 वर्षों पहले 1793 में की जाती है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो नोट करना, ये पेरिस की राजधानी फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पेरिस की राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित है, फ्रांस के अंदर स्थित है। तो लूव्र जो है, लूव्र आपका सबसे विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय है और ये इसकी स्थापना 228 वर्षों के पहले 1793 को होती है और ये पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना, यानी कि पेरिस फ्रांस में। और वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, लॉरेंस डेस कार्स जो है वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक आपने मोनालिसा जो पेंटिंग है इसकी जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है वो क्या है, मोनालिसा पेंटिंग। और सबसे ज़्यादा दर्शक जो हैं वो विश्व में यहीं पर आते हैं। तो इसकी जो मोनालिसा पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई गई थी, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो आपकी पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, मोनालिसा। ये पेंटिंग जो है वो आपकी इस संग्रहालय का सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। अच्छा अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का ये तो विश्व का हो गया, लेकिन अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय, एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना संग्रहालय, तो ये आपका कहाँ पर है, तो बेटा नोट करना, इसका नाम क्या, भारतीय संग्रहालय। कौन सा है, भारतीय संग्रहालय। और ये भारतीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है आपका, तो भारतीय संग्रहालय जो है इसे नोट करना जरा, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी 207 वर्षों पहले कब की गई थी, 1814 में की गई थी इसकी स्थापना। तो ये भारतीय संग्रहालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। अगर हम भारतीय रेल संग्रहालय की बात करें, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, किसकी बात करें, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो अगर हम राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो आपका कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना 1977 में होती है और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा व एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। 1814 में इसकी स्थापना होती है और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और जो आपका लूव्र संग्रहालय जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये आपका कहाँ पर है, फ्रांस पेरिस के अंदर है। और इसकी स्थापना जो है वो 228 साल पहले 1793 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी उलेटी भारतीय वायुसेना की पहली और एकमात्र महिला है जो कि उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? आपको बताना है कि जो आश्रिता बी उलेटी हैं ये आपकी भारतीय वायुसेना की पहली महिला परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ज़रा नोट करिएगा
कि ये जो आपकी आश्रिता बी ओलेटी हैं, ये जो है आपकी किस राज्य से संबंधित रखती हैं? तो ये आपकी कर्नाटक से संबंध रखती हैं। और याद रखना कि ये भारतीय नौसेना की पहली महिला और इंजीनियर उड़ान परीक्षण, भारत की पहली महिला इंजीनियर उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं। तो ये आपकी कहाँ से संबंध रखती हैं? ये आपकी संबंध रखती हैं कर्नाटक से। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके आगे आपको नाम याद रखना है शुभांगी स्वरूप। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो शुभांगी स्वरूप हैं, ये कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। कौन है? महिला पायलट हैं। तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। अगर आपको आपसे बात करूं कि शिवांगी सिंह, तो ये शिवांगी सिंह कौन है? ये आपकी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है, उड़ाने वाली पहली महिला। तो ये उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये आपकी शिवांगी सिंह है। और एक नाम और याद रखना है जिसे कहते हैं भावना कांत। कौन है? भावना कांत। अगर हम भावना कांत की बात करें तो आपको पता है कि 2021 में 26 जनवरी को परेड में 26 जनवरी को परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। यानी कि नोट करना आगे कि भावना कांत जो है वो 2021 में 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो याद रखना है कि आश्रिता बी ओलेटी जो है वो कर्नाटक से संबंधित हैं और ये भारतीय वायुसेना की पहली क्या बनी है? भारतीय वायुसेना की उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अच्छा, भारतीय वायुसेना की अगर हम बात कर लें तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो होती है आपकी 8 अक्टूबर 1932 में जो है वो क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और अगर हम इसके हेड यानी कि चीफ ऑफ मार्शल की बात करें, क्योंकि वायुसेना को जो सबसे सर्वोच्चम पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? चीफ ऑफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो अगर हम इनके एयर चीफ मार्शल की बात करें तो वो कौन है? आपके राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। ये कौन है? इस समय एयर चीफ मार्शल हैं। एयर चीफ मार्शल ये वायुसेना के वर्तमान में कौन है? राकेश सिंह भदौरिया हैं। तो याद रखना है कि वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। चलिए आगे चलते और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे जो है वो किस दिन मनाते हैं? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे है उसे हम किस दिन मनाते हैं ये आपको बताना है। 28 मई को, 29 मई को, या फिर 1 जून को, या फिर 25 मई को। तो याद रखना हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। तो अगर हम एवरेस्ट डे की बात करें तो आपको पता होगा कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया था? 29 मई 1953 को फतेह करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम था तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी। कौन थे? एडमंड हिलेरी। ये 2 व्यक्ति थे। ये जो तेंजिंग नार्वे थे ये आपके नेपाली शेरपा थे। कौन थे? नेपाली शेरपा, यानी कि नेपाल के पर्वतारोही थे। और ये आपके कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के क्या थे? शेरपा थे। और ये यानी कि 29 मई 1953 को सबसे पहली बार जो वो माउंट एवरेस्ट को तेंजिंग नार्वे व एडमंड हिलेरी ने आपका क्या किया था? इसको फतेह किया था। और इस जो हमारा माउंट एवरेस्ट डे है अंतर्राष्ट्रीय, इसको नेपाल के द्वारा 2008 में पहली बार क्यों मनाया गया था? कि जब आपके एडमंड हिलेरी की जो है वो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
एडमंड हिलेरी की मृत्यु के बाद इसे सबसे पहली बार नेपाल के द्वारा 2008 में मनाया गया और उसके बाद से ये 29 मई को ही क्या मनाते हैं, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार 29 मई को ही इन लोगों ने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अच्छा, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। लेकिन अगर हम बात करें कि इससे पहले जो है वो इसकी ऊंचाई क्या थी, यानी कि 7 दिसंबर 2020 तक जो थी वो इसकी ऊंचाई क्या थी, तो वो आपकी थी 8,848 मीटर। इसके बाद जो है वो 8.86 मीटर जो है वो क्या है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। यानी कि याद रखना कि माउंट एवरेस्ट डे जो है वो हम कब मनाते हैं, 29 मई 1953 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि अब सबसे पहली बार तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी ने क्या किया था, सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को ही क्या किया था, फतेह किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल की प्रथम महिला जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की पहली महिला ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिन्होंने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। तो बताइए कि ये पुरस्कार जो है वो किस देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस पुरस्कार की, तो कौन सा पुरस्कार है, शेख जायद बुक पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार, ठीक है। अभी ये हाल फिलहाल में इसका 15वां यानी कि 15वां पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, तो ये आपका जीता है ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। किसने जीता है, ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। किसने जीता है, ये आपका ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि शेख जायद पुरस्कार जो है वो सबसे पहली बार शेख जायद पुरस्कार जो है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान किस देश का है, तो नोट करना कि ये जो है वो आपका यूएई का क्या है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। क्या है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, यूएई का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अच्छा, ये अगर हम बात कर लें यूएई की, तो शेख जायद पुरस्कार जो है वो यूएई का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और इसी 15वां जो है वो किसने जीता, ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। और इस पुरस्कार को ही हम क्या कहते हैं, अरब जगत का नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब जगत का नोबेल भी कहते हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जायद। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जायद। अच्छा, ये मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आपको पता है कि इसे पाने वाले भारत के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी, जिन्हें आपका 2019 में क्या दिया गया है, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि शेख जायद बुक पुरस्कार जो है इसका 15वां जो संस्करण 15वां पुरस्कार किसने जीता है, ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। और यूएई का ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और अरब जगत का नोबेल भी इसे हम कहते हैं। और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ जायद किसको दिया गया, ये भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी को कब दिया गया था, यानी कि 2019 के अंदर दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रा प्रमुख और आईबी के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बताइए कि रा के प्रमुख कौन हैं। आपको बताना, देखिए हमारी 2 एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां, यानी कि रा और आईबी। तो इन दोनों के जो हमारे हेड हैं यानी कि इनके जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बताइए कि वर्तमान में रा के जो हमारे डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन हैं। तो देखिए बेटा, हम दोनों संस्थाओं की बात करेंगे, रा और आईबी। तो देखिए अगर हम रॉ की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है रॉ की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ये है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड
एनालिसिस विंग। आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें तो जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है? 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और अभी इसके हाल फिलहाल में वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो आपके सामंत गोयल हैं। कौन है? सामंत गोयल हैं, जिनका 30 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन अब इस कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो रॉ की बात करें तो रॉ जो है वो आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक गुप्तचर एजेंसी है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि मतलब गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त जो आपके जितने भी मिशन होते हैं उनको कंप्लीट कराना। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका क्या होता है? फुल फॉर्म है। और 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? सामंत गोयल हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ लें कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी किसके अधीन आता है ये, तो नोट करना ये किसके अधीन आता है? प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन। प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन जो है वो ये वर्क करता है। यानी कि रॉ जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन में वर्क करता है। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और सामंत गोयल जो इसके क्या थे? वर्तमान में डीजी थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम आईबी की। तो आईबी की अगर हम बात करें तो आईबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1887 में होती है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर ही है। इसका भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका भी नोट कर लेना, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर था? नई दिल्ली में था। तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और अगर हम बात करें कि जो इसके वर्तमान में आपके कौन थे डीजी हैं, वो कौन है? अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार हैं। और इनका भी कार्यकाल जो है वो 30 जून को ही पूरा हो रहा था। और इनके भी कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपका ये जो रॉ होता है ये आपका प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन वर्क करता है, उसी प्रकार से जो आपका आईबी होता है वो किसके अंडर में काम करता है? वो आपका गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन हैं, यानी कि जो हमारा आईबी है वो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कौन हैं। तो चलिए, इतना हो गया आपका रॉ और आईबी के बारे में। तो ज़रा थोड़ा देखिएगा, इस रॉ की स्थापना जो है वो 1968 में होती है। ये जो जितना भी रॉ का काम दिया गया है कि मतलब आतंकवाद को ख़त्म करना, गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करना, पहले ये सब काम कौन किया करता था? आईबी। लेकिन क्या है कि जो 1965 में और 1962 में भारत पाक और भारत चाइना युद्ध हुए थे, तो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि इसकी कुछ नाकामियां सामने आती हैं। तो इसीलिए उसमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था की स्थापना की आवश्यकता है। तो इसीलिए जब इंदिरा गांधी जी जब पीएम आती हैं तो 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में क्या कर लिया जाता है? रॉ की स्थापना कर ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि रॉ के जो आपके डीजी हैं दोनों, सामंत गोयल रॉ के हैं और आपके अरविंद कुमार कहाँ के हैं? आईबी के डीजी हैं। और इन दोनों का कार्यकाल जो है वो पहले 30 जून तक था, लेकिन अब क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। और इन कितना बढ़ा दिया गया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का पहला गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं? ज़रा बताइएगा। तो हम बात करते हैं संजय दत्त, मनोज बाजपेयी, सलमान खान, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? संजय दत्त। यानी कि संजय दत्त जो है, संजय दत्त ये आपके कौन बने हैं? ये आपके यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर बने हैं। ये जो हमारे संजय दत्त हैं यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर बने हैं।
अब ये गोल्डन वीज़ा जो है इसमें कितने समय की अवधि होती है? तो इस गोल्डन वीज़ा के तहत आप 10 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, यूएई में रह सकते हैं। आपको 10 वर्षों तक वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाती है इस वीज़ा के तहत। और अभी तक ये जो वीज़ा था गोल्डन वीज़ा, ये आपका या तो डॉक्टर्स को मिलता था या फिर किससे मिलता था, बिजनेसमैन को मिलता था। डॉक्टर्स को मिलता था या फिर बिजनेसमैन को मिलता था। लेकिन अब ये जो वीज़ा है पहली बार किसे दिया गया है, किसी भी डायरेक्टर को, सॉरी किसी भी एक्टर को दिया गया है। और ये वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर जो हैं वो कौन बने हैं, संजय दत्त बने हैं। अच्छा, अगर हम यूएई की बात कर रहे हैं तो ज़रा बताना कि यूएई का जो मंगल मिशन है, यूएई का मंगल मिशन, इसका नाम क्या है? क्योंकि आपका ये यूपी में यानी कि स्टेट लेवल पर पूछा गया है कि यूएई का मंगल मिशन क्या है। तो नोट करना कि यूएई का जो मंगल मिशन है वो क्या है, इसका नाम होप है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लेना कि यूएई का जो मंगल मिशन है वो क्या है, आपका होप है। अच्छा, यूएई की बात आई है तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी कैपिटल क्या होती है, आबू धाबी इसकी क्या है, कैपिटल है। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो यूएई दिरहम जो है वो क्या है, इसकी करेंसी है। और आपको पता होगा कि हमारे जो आईपीएल के 13वें संस्करण हैं ये कहाँ पर हुए थे, यूएई के अंदर हुए थे। और इस संस्करण में विजेता टीम कौन थी, मुंबई इंडियंस। कौन थी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो थी वो क्या थी, मुंबई इंडियंस जो है वो क्या थी, इस टीम की विजेता टीम थी। तो यानी कि अगर हम बात करें यूएई की तो यूएई की कैपिटल क्या, आबू धाबी है, और इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है। और आईपीएल जो है वो 13वें संस्करण। और आपको पता होगा कि अभी मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था कि 2021 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, 2021 की जो आपकी क्या थी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी ये भी आपकी कहाँ पर होने वाली थी, दिल्ली में। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, इसको भी यूएई के अंदर ही स्थापित मतलब स्थगित कर दिया गया है। मतलब ये वहीं पर होगी, स्थानांतरण इसका कहाँ पर कर दिया गया है, यूएई के अंदर कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि संजय दत्त जो हैं वो कौन बने हैं, संजय दत्त आपका यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले एक्टर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ज़रा समझेंगे इसको। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद यानी कि 2+2 डायलॉग स्थापित करने के लिए सहमति बनी है। तो आपको बताना है कि अभी हाल फिलहाल में 2+2 मंत्री स्तरीय 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है इसकी किस देश, भारत और किस देश के बीच मतलब बनी है सहमति कि इन दोनों के बीच जो है भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होगा। तो सबसे पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। तो यहाँ पर 2+2 मंत्री यानी कि एक मंत्री स्तर बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है, जिसमें 2 मंत्री भारत के होंगे और 2 मंत्री जो दूसरा देश होगा उसके होंगे। अब इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं, जरा इस बात को नोट करेंगे। तो इसमें आपके एक तो रक्षा मंत्री होते हैं, कौन होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, और दूसरे आपके कौन होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। तो इन ये दो मंत्री जो हैं वो किस में भाग लेते हैं, आपके 2+2 के अंदर भाग लेते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भारत की किसके साथ सहमति बनी है, तो भारत की जो सहमति बनी है वो किसके साथ बनी है, रूस के साथ बनी है। इससे अब आप पूछेंगे कि अभी तो भारत के साथ बनी है, लेकिन क्या इससे पहले भी कभी भारत किसी और देश के साथ सहमति बना चुका है, यानी कि इससे पहले भारत किसी और देश के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कर चुका है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी भारत जो है वो 3 देशों के साथ क्या कर चुका है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कर चुका है। कौन कौन से देश हैं, अब आपके नंबर 1 आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और तीसरा कौन सा है आपका, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका,
इन 3 देशों के साथ जो है भारत पहले ही क्या कर चुका है, मंत्री स्तरीय संवाद कर चुका है। अच्छा, आपको पता है इन 3 देशों के अलावा अगर हम एक 4 देश यानी कि भारत को भी शामिल कर दें तो ये 4 देशों का एक समूह बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं। यानी कि 4 देशों का एक समूह बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड समूह। और ये 4 देशों का एक क्वाड का समूह है, तो इसका मतलब ये था कि भारत ने अभी जिन 3 देशों के साथ मंत्रियों स्तर बैठक करी थी वो 3 के तीनों क्या थे, क्वाड के मेंबर थे। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत जो है वो 2+2 मंत्रियों स्तर बैठक की सहमति किस चौथे देश के साथ, या फिर पहला गैर क्वाड देश कौन सा है, पहला गैर क्वाड देश कौन सा है। तो चौथा देश जो है वो रूस बना है, लेकिन पहला अगर हम गैर क्वाड देश की बात करें तो वो भी आपका कौन सा, रूस है, क्योंकि रूस जो है वो इसमें क्या नहीं आता है। तो यानी कि पहला गैर क्वाड देश कौन सा है, रूस है, इस बात को नोट कर लेना। आगे हम बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और इसकी अगर कैपिटल की बात, मॉस्को जो है वो इसकी क्या है, कैपिटल है, राजधानी। करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी क्या है, रूबल है। और अगर हम बात करें कि इसके पीएम कौन है अभी, तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या है, इसके करंट में पीएम है। तो याद रखना है कि भारत ने हाल फिलहाल में किसके साथ 2+2 मंत्रियों स्तर बैठक की सहमति बनाई है, तो बनाई है भारत ने रूस के साथ। और इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो ये थे आपके साथियों आज के मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सुर्खी की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे भी आपको इसकी 2 क्लासेस दी जाएंगी जिसमें आपका मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद 1 जून से आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलेगी। तो चलिए साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और बस यही मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं आपको डिटेल या जितनी भी आपको क्वेश्चंस कराता हूं, प्लीज़ आप उनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।